नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट्स की नई टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है, जो प्रश्न बार बार आता है अपने सामने में कि आईपीओ, एफपीओ और एनएफओ क्या होता है, इसको लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न लोगों में रहती है और सारी चीज़ों को सिमिलर समझते हैं। खास के एनएफओ और आईपीओ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एफपीओ तो वैसे भी कम आते हैं, मगर आईपीओ एनएफओ के लेके जो कन्फ्यूजन होता है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी आप लोग को दूं। तो जब भी हम लोग बात करते हैं आईपीओ एफपीओ को, तो ये दोनों ही चीज़ रिलेटेड है स्टॉक्स एंड शेयर से। इसको ध्यान रखना है कि आईपीओ एफपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्टिंग के लिए आती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, फर्स्ट टाइम जब लिस्टिंग होती है। और जब वो कंपनी जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है मगर फिर से मनी रेज करना चाहती है मार्केट में और फॉलो पब्लिक ऑफर लाती है, तो उसको एफपीओ बोलते हैं। करेक्ट, यानी ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने कहा कि स्टॉक एंड शेयर से रिलेटेड है। जबकि ये एनएफओ जो प्योरली म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। एनएफओ का मतलब हुआ न्यू फंड ऑफर, कि जब भी कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी नई फंड लेके आती है, पहली बार लेके आती है, तो उसको बोलते हैं एनएफओ, राइट। तो जब भी आईपीओ एनएफपीओ की बात करें तो इसकी जो हमेशा होती है उसकी एक फेस वैल्यू होती है और साथ में प्रीमियम ऐड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीमियम ऐड होता है। पहले तो नहीं हुआ करता था, अधिकतर समय 10 रुपये पे आया करता था, मगर आज के डेट में वो भी क्लियर नहीं होता है कि कभी 2 रुपये पे भी होती है, कभी 1 रुपये पे भी, कभी 5 रुपये पे भी, कभी 10 रुपये पे भी। तो अलग अलग फेस वैल्यू होती है और उसके ऊपर एम्बेडेड जो उनकी वैल्यू बुक में दिखाती है, उसके हिसाब से बुक बिल्डिंग प्रोसेस के तहत वो प्रीमियम भी उस पर ऐड करते हैं और वो उसका आईपीओ प्राइस होता है। करेक्ट। सिमिलरली जो एफपीओ होता है, तो जो मार्केट डाटा, चूंकि लिस्टेड कंपनी की होती है, तो अधिकतर समय जो मार्केट में लिस्टेड प्राइस होती है उस वक्त की, उसी के आसपास, एग्जैक्टली सेम मैं नहीं कह रहा हूं, मगर उसी के आसपास उसकी प्राइस होती है एफपीओ में। वेरा जब एनएफओ की बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो जब भी नया कोई फंड ऑफर आता है तो उसकी नेट एसेट वैल्यू कहलाता है। नेट एसेट वैल्यू कितने की होती है, तो 10 रुपये से शुरुआत होती है। कि कोई भी जब नया फंड लेके आता है, कोई भी एएमसी, तो वो स्टार्ट करता है 10 रुपये से और फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस मार्केट के हिसाब से जो भी घटती या बढ़ती है वो मार्केट के डायनामिक्स पे डिपेंड करता है। जब भी हम लोग आईपीओ एफपीओ की बात करते हैं तो वो किसी एक इंडिविजुअल कंपनी की बात करते हैं, किसी एक ही कंपनी की बात एक बार में करते हैं। मगर जब भी हम एनएफओ की बात करते हैं तो उसमें एक पोर्टफोलियो होता है और जिसमें कि कई सारी कंपनियां हो सकती है। अगर इक्विटी फंड है तो कई सारी कंपनियों के शेयर्स होंगे उसमें, और जब हम बात करते हैं डेट की तो उसमें कई सारे डेट प्रोडक्ट्स होंगे उस पोर्टफोलियो में। या धीरे धीरे वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो पोर्टफोलियो को बिल्ड करती है स्लोली। तो दोनों में ये एक मेजर डिफरेंस समझ लीजिए। दोनों को परमिशन मिलता है एक ही आदमी से, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि अपने यहाँ कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। उन्हीं से इनको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है जब भी कोई नया फंड आता है या आईपीओ या एफपीओ लेके ये आते हैं। अधिकतर समय जब एनएफओ लेके आते हैं कोई कंपनी, तो आज के डेट में अब सिमिलर टाइप के फंड्स एक ही कंपनी बार बार नहीं ला सकती है। जब भी उनको लाना होगा तो कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर हो तभी वो नया फंड ला सकते हैं। यानी सपोज कीजिए कि अगर लार्ज कैप स्पेस में कोई फंड है किसी कंपनी के पास, तो दूसरा लार्ज कैप नहीं ला सकती है। तो उसी तरह से सिमिलर फंड नहीं हो सकता, अलग थीम हो या अलग कैटेगरी हो, क्योंकि सेबी ने बड़ी अच्छी तरीके से, एमफी और सेबी ने मिलकर एक कैटेगराइजेशन कर दिया है फंड्स का। उसी कैटेगराइजेशन के तहत इनको जो एग्जिस्टिंग फंड के साथ सिमिलर मिलता जुलता फंड वो नहीं ला सकते हैं। बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट लेके उनको आना होगा, तभी वो नया फंड ला सकते हैं, जो उनके किटी में फिलहाल नहीं है। अगर हम लोग देखें तो आईपीओ एफपीओ के केस में जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो आईपीओ एफपीओ के अलावा वो चाहे तो राइट इशू भी दे सकती है। और बीच बीच में आपने सुना भी होगा कि राइट इशू दिया है कंपनी ने। तो राइट इशू में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को राइट मिलता है कि सर्टेन शेयर वो चाहे तो फिर से कंपनी उनको ऑफर करती है, उनके शेयर के प्रोपोर्शनेटली, जितना शेयर वो होल्ड करते हैं उसी के प्रोपोर्शनेटली वो उनको ऑफर करती है। और वो चाहे तो राइट इशू में पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सिमिलरली कंपनी चाहे तो बोनस भी दे सकती है अगर उनका बोर्ड डिसाइड करता है कि यानी जितने शेयर्स जो होल्ड कर रहे हैं उसी के अनुपात में एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स उनको दिया जा सकता है। ये प्रोविजंस हैं कंपनीज में।
मगर यहाँ NFO में ऐसा कोई प्रोविजन, पहले बोनस का प्रोविजन हुआ करता था, मगर अब आज के डेट में वो भी बोनस के प्रोविजंस नहीं है। यहाँ सिंपल प्रोविजन है कि आप नेट एसेट वैल्यू लेते हो और आपके पास जो दो कैटेगरी ऑफ फंड होते हैं, डिविडेंड में जाते हैं या ग्रोथ में जाते हैं। जब भी आप जाते हैं या तो डिविडेंड के लिए जाते हैं कि रेगुलर इनकम आपको फ्लो चाहिए, या ग्रोथ के लिए जाते हैं जिसमें नेट एसेट्स वैल्यू बढ़ते हैं, NAV का प्राइस जो है वो बढ़ता है या मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से घट भी सकता है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगा कि आप लोगों के सामने आज डिस्कस करूं, IPO, FPO और NFO के बारे में। हमको लगता है इससे रिलेटेड आज के डेट में देखिएगा तो बहुत सारे IPOs लगातार आ रहे हैं। इस साल भी कई सारे IPO ऑलरेडी आ रहे हैं, आगे भी आने वाले हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों की बात हो रही है, पेटीएम का IPO की बात हो रही है, LIC गवर्नमेंट की जो कंपनी LIC है उसकी भी IPO की बात हो रही है। NFO भी लगातार आते रहते हैं, हर मंथ देखेंगे तो एक दो नए NFO जरूर आते हैं। अभी भी देखेंगे तो जैसे ICICI का एक NFO आया हुआ है फ्लेक्सी कैप के रूप में। तो इस तरह के फंड्स NFO और IPO आते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि आपके इंडिपेंडेंट सुटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर समझ में आता है, आपने ड्यू डिलिजेंस खुद कर लिया हो, या आपके प्रोफेशनल जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं उनके साथ मिल के आप डिसाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में IPO, FPO या NFO को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं छूट गया था कि जब भी IPO, FPO आप अप्लाई करते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो जरूरी नहीं है कि जितना आपने अप्लाई किया है उतना मिलेगा। हो सकता है कि पूरा का पूरा मिल जाए, हो सकता है कि थोड़ा मिले, या हो सकता है बिल्कुल ही नहीं मिले। मगर NFO के केस में अधिकतर जो होता है कि जितना अप्लाई करते हैं उतना आपको मिल जाता है, जितना भी पैसा का आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ अप्लाई का मतलब होता है कि आपने उसकी यूनिट खरीदने का निर्णय ले लिया है, तो आपको उतने यूनिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ कोई ये नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर यहाँ इन दोनों में ये प्रश्न जरूर होते हैं कि जितना आपने अप्लाई किया उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज मैं इन सब बातों से यही कंप्लीट करता हूँ IPO, NFO के बारे में मेजोरिटी। अगर कोई प्रश्न इससे रिलेटेड और हो आपके पास तो ज़रूर पूछिए, यूट्यूब चैनल पे आके पूछिए। अगर ये आपने देखा और हमारे बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी एपिसोड्स देखिए, जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जो आपके गोल फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड है, आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड है। तो उन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको और अधिक चीज़ें बेहतर समझ में आएंगे। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ज़रूर फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।